गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुमार, पंकज, पवन, कृष्ण, सुधांशु, मुरारी। बेटा मैं 2 मिनट इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि बच्चे ना कई बार टाइम पर लाइव नहीं आते, फिर वो कहते हैं सर दोबारा बता दो। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने स्कूबा डाइवर के बारे में बात कर रहे थे ना। स्कूबा डाइवर के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद मुझे वो समझाना था अभी। बेटा ये टेक्निकल का काम है, बेटा ये अपना काम नहीं। बोर्ड की चमक, अब पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, तो स्कूबा डाइवर के बारे में हमें बात करनी है। मैंने कहा था कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो सी के डेप्थ में जाते हैं तो एक सिलेंडर यूज करते हैं और उस सिलेंडर के अंदर एयर नहीं होती। आज हम ये पढ़ेंगे एयर क्यों नहीं होती, ठीक है ना। अरे वो सर थे, कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, टाइम टेबल ये है बेटा। एक तो सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास होगी 9:30 to 11, ठीक है, सैटरडे को। और वीक में किसी एक दिन, मैं आपको बता दूंगा, एक दिन पूरा करिए, ठीक है ना। वॉइस नहीं आ रही बेटा, आप ठीक कीजिए, यहाँ से पता चल रहा है वॉइस ठीक है। चलिए एक बार स्कूबा डाइवर्स के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। सुनिए, तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं बेटा, देखे होंगे आप लोगों ने स्कूबा डाइवर्स, देखे हैं या नहीं? देखे हैं ना? नहीं देखे? चलो, इन्हें नहीं देखा होगा तो इन्हें तो पक्का देखा होगा। गोताखोर है ना, आमूर को इन्हीं को कहते हैं। तो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब ये सी के डेप्थ में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं। लेकिन इस सिलेंडर में एयर नहीं होती। कौन सी गैस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले समझिए, ठीक है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं सोल्यूबिलिटी का। हमारे पास ये दो कंटेनर हैं, ठीक है। इन दोनों में लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी हम ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व कराना चाहते हैं, इसके अंदर भी हम ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व कराना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं बेटा, गैस की सोल्युबिलिटी को देखना चाहते हैं लिक्विड में, कि किस केस में सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किस केस में कम होती है, विलेयता, ठीक है। इस सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है, एक बार ये समझते हैं पहले, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर वेट रख दिया बेटा 100 kg का, ये 100 kg का बक्सा रख दिया, और इसके ऊपर रख दिया 500 kg का वेट बक्सा रख दिया। अगर, अब देखिए, अगर आप ये बोलते हो कि गैस में, अगर आप ये बोलते हो गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब आप ये बोलते हो कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस गैस का मैक्सिमम पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा, ठीक है। और जब आप ये बोलते हो कि गैस में, कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में कम है, तो उस केस में गैस का मैक्सिमम पोर्शन लिक्विड से बाहर होगा। अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। किस केस में ऑक्सीजन गैस जल्दी लिक्विड में एंटर करेगी? मेरे, अरे तो बेटा मेरा सिलेबस कम है ना, इसलिए कम क्लास होती है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 100 kg से, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 500 kg से, ठीक है। तो यानी कि इस केस में जो ऑक्सीजन गैस होगी वो जल्दी लिक्विड में एंटर करेगी। साउंड नहीं आ रहा है? अरे आ रहा होगा बेटा साउंड। साउंड दिक्कत बता दीजिए, नहीं तो बेटा क्योंकि फिर दोबारा समझाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पहली बार मन से समझाते हैं तो फिर रिदम खराब हो जाती। साउंड ओके है या नहीं, जल्दी बताइए। साउंड ओके है, क्योंकि आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो बेटा, फर्स्ट केस में 100 kg से प्रेस किया जा रहा है और इसमें 500 kg से प्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, तो ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे इन पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये जल्दी लिक्विड में एंटर करेंगे। तो यानी कि अगर आप वेट बढ़ा रहे हो, वेट बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि सोल्यूबिलिटी में और वेट में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, भार। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, हेनरी लॉ। ये क्या है आपका, हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी का नियम।
तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, अब जो स्कूबा डाइवर है, ठीक है, उसके पास जो सिलेंडर है, स्टार्टिंग में मान लीजिए उस सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, उस सिलेंडर में क्या है बेटा, एयर प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में स्कूबा डाइवर के पास जो सिलेंडर है, मान लीजिए उसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है। एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में दो गैस होती है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए थोड़ी सजावट कर देते हैं इसकी, ठीक है। अब ये है सी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो स्कूबा डाइवर है बेटा, उसके पास जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो क्या है, वो जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाएगा, सी की डेप्थ में जाएगा, उसके ऊपर पानी का भार बढ़ेगा ना। जब वो यहाँ पर होगा तो उसके ऊपर इतना वेट होगा, यहाँ पर होगा तो इतना वेट होगा, यहाँ पर होगा तो इतना वेट होगा। यानी कि जैसे जैसे वो सी की डेप्थ में जा रहा है तो वेट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अगर वेट इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अब सोल्युबिलिटी किसकी इंक्रीज होगी, जो गैस सिलेंडर में प्रेजेंट है, क्योंकि जो सांस ले रहा है वो तो सिलेंडर के थ्रू ले रहा है, ठीक है। और सिलेंडर में हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में दो गैसेज है, तो जब वो सांस लेगा तो ब्लड के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। चलिए ठीक है, तो दोनों गैस ब्लड के पास पहुंची। अब ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन डिसाइड करेगा कि उसे इसके साथ दोस्ती करनी है या इसके साथ दोस्ती करनी है, वो इन दोनों में से एक के साथ जुड़ेगा। तो हेमोग्लोबिन की जो दोस्ती होती है वो ऑक्सीजन के साथ बढ़िया होती है। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है बेटा, ये गैस कैरियर होता है। क्या होता है, ये गैस कैरियर होता है। जो भी गैस इसके पास आती है ये सेल्स को वही गैस ट्रांसफर कर देता है। अभी इसके पास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये सेल्स को क्या करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा। सेल्स को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो ब्लड में जितनी भी, ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन आई वो सेल्स के पास चली गई, कोशिकाओं के पास चली गई। किसके पास चली गई, कोशिकाओं के पास चली गई। तो अभी ब्लड में कौन सी गैस बच जाएगी, ओनली नाइट्रोजन। कौन सी गैस बच जाएगी, ओनली नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम यहां पर बात करें, इसके अंदर ये ब्लड है, हमने यहां से एक ब्लड सैंपल लिया, ठीक है ना, जो वो यहां पर था। तो अगर हम इसके ब्लड सैंपल को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इस ब्लड के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो तो सेल्स के पास जा चुकी है। अभी इस ब्लड के अंदर कौन सी गैस बचेगी, ओनली नाइट्रोजन बचेगी। तो जब ये स्कूबा डाइवर सरफेस पर आएगा, जब ये स्कूबा डाइवर सरफेस पर आएगा, ठीक है, तो वेट क्या होगा बेटा, कम होगा। जब वेट कम होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, देखिए, अब कौन सी गैस की सोल्युबिलिटी कम होगी, जो बेटा गैस ब्लड के अंदर होगी। और ब्लड के अंदर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। अगर इसकी सोल्युबिलिटी कम हुई तो ये ब्लड से बाहर जाएगी, तो नाइट्रोजन यहां से बाहर गई। तो जब ये बाहर जाएगी तो ये जो जगह है इसकी जगह खाली हो जाएगी ना, तो ये स्पेस बन जाएंगे, बबल बन जाएंगे। जहां पर आप बैठे हो अगर आप वहां से उठकर कहीं चले गए तो आपकी जगह खाली, उसी तरीके से इनकी जगह खाली। तो यहाँ पर क्या बन गए बेटा, बबल्स बन गए। ये जो खाली स्पेसेस को क्या बोलते हैं, हम बबल बोलते हैं। इन बबल से बॉडी में होता है बेटा पेन, इन बबल से बॉडी में क्या होता है, पेन। इन पेनफुल इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, बैंड्स। ये नॉर्मल पेन नहीं है बेटा, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये पेन कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब सिलेंडर में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। लेकिन हमारी बॉडी को तो बेटा एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्योर ऑक्सीजन हम ले नहीं सकते क्योंकि वो कंबशन में हेल्प करती है। तो
इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्योर ऑक्सीजन के साथ एक गैस मिक्स करनी पड़ेगी। कौन सी गैस मिक्स करोगे, जिससे पेन प्रोड्यूस हो या जिससे पेन प्रोड्यूस ना हो, जिससे पेन प्रोड्यूस ना हो। पेन प्रोड्यूस होने का रीजन क्या था, बबल का बनना। बबल कैसे बना, जब पहले सोल्यूबिलिटी बढ़ी बाद में सोल्यूबिलिटी घटी। अगर हमारे पास कोई ऐसी गैस है, अगर हमारे पास कोई ऐसी गैस है जो ब्लड में सोल्यूबल ही ना हो, मतलब घुले तो थोड़ी बहुत घुले, ज्यादा ना घुले, ठीक है, तो क्या बबल बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि नीचे जाओगे तब भी वो गैस ब्लड से बाहर रहेगी, ऊपर आओगे तब भी वो बाहर रहेगी, क्योंकि वो गैस ब्लड में सोल्यूबल ही नहीं है या नेग्लिजिबल सोल्यूबल है। तो बस हमें ये पता लगाना है वो कौन सी गैस है जो ब्लड में सोल्यूबल नहीं है या बहुत कम सोल्यूबल है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा हेनरी, ठीक है ना। ये कौन बताएगा बेटा, हेनरी बताएगा। हेनरी ने कहा कि सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। तो किस गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी बेटा, जिसका वेट कम होगा। और सबसे कम वेट कौन सी गैस का होता है, हाइड्रोजन का। लेकिन वो भी कंबस्टिबल है, वो भी क्या है बेटा, कंबस्टिबल है, तो उसका तो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे हमारे पास अनरिएक्टिव गैस कौन सी आती है, सॉरी उसके बाद हल्की गैस कौन सी आती है, हीलियम आती है। हीलियम रिएक्शन करती है, नहीं करती। तो हीलियम का वेट कम होने की वजह से उसकी सोल्युबिलिटी जो होती है वो ब्लड में कम होती है। इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ किसका मिक्सचर यूज करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का, ठीक है। सर गजब पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा वरुण। तो इस पॉइंट को लिखोगे, स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर कैरी ऑक्सीजन प्लस हीलियम। गोताखोर सिलेंडर में, जल्दी लिखिए, गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम, गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, क्योंकि 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 हीलियम की क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता, क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, बिकॉज ऑफ लो solubility of helium, because of low solubility of helium in the blood, because of low solubility of helium in the blood, क्योंकि क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। अब बात ध्यान से सुनना बेटा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है। स्कूबा डाइवर के पास जो सिलेंडर है, अगर वो आपसे पूछता है इसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो क्या आंसर दोगे, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और हीलियम भी होती है। नाइट्रोजन जो होती है लगभग 56% होती है, ये बेटा 11% होती है, और बच गई कितनी, 37, ये हमारी ऑक्सीजन होती है। सॉरी 37 नहीं, 56 और 11, एक वेट वेट वेट, 33, ठीक है ना। तो अगर वो कॉम्पोजिशन पूछे कौन कौन सी गैस होती है, बेटा हिंदी में डिक्टेट करा दिया है, गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण रखते हैं, क्योंकि क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है। अब इसके बाद अगर वो आपसे पूछे स्कूबा डाइवर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो आंसर क्या दोगे, हीलियम। डिपेंड करता भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, कौन कौन सी गैस होती है, तो ये आंसर होगा। और मिक्स के केस में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, हीलियम होगा, ठीक है। नोट करके डन लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये आज ये वाली जो है इसके लिए आप जगह छोड़ लेंगे, नहीं लिखा है तो कोई नहीं, क्योंकि पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी बैच में, ठीक है ना, ये वाली तो वहां से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं बेटा, सिलेबस भी कवर करना है। अब सूर्य की सतह पर, सन के सरफेस पर कौन सी गैस मिलती है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम मिलती है। तो लास्ट पॉइंट लिखोगे, ऑन द सरफेस ऑफ सन, ऑन द सरफेस ऑफ सन, ऑन द सरफेस ऑफ सन, सूर्य की सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ सन हाइड्रोजन प्लस हीलियम आर प्रेजेंट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है।
ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन की होती है, ठीक है ना। तो इस 21 अनुपात में मिलती है बेटा 3:1। अब ध्यान से सुनना, इसका एग्जैक्ट परसेंटेज होता है बेटा 69%, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 70। और इसका जो परसेंटेज होता है ये अप्रोक्सीमेट होता है 30। बोलोगे सर रेशियो तो 7:3 आना चाहिए, तो एग्जैक्ट रेशियो बेटा पेपर में मिलता ही नहीं कभी अभी आपको। तो आप ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर कभी भी आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो आप इस वैल्यू को देखोगे नियरेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ठीक है। तो 70% मैंने क्या किया, 5% यहां से यहां कर दिया ताकि हमारा रेशियो सिंपल बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा किसकी, हीलियम की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नोबल गैस नियोन। इमरान बेटा आपकी तरफ से दिक्कत है क्योंकि बाकी बच्चों को साउंड आ रहा है, मेरी तरफ से दिक्कत होती तो किसी को भी साउंड नहीं आता, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, नियोन। डेंजरस सिग्नल्स आप लोगों ने देखे होंगे सभी ने, डेंजरस सिग्नल्स देखे हैं ना। ठीक है, दूसरे होते हैं बेटा एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, विज्ञापन में जो चिन्ह यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, ठीक है ना। एक होते हैं डेंजरस सिग्नल्स, दूसरे होते हैं बेटा एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये किस कलर के होते हैं बेटा, रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे रेड कलर के क्यों होते हैं, रीजन मैं बता देता हूँ। रेड कलर के इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि रेड कलर जो होता है ना, इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है वो इसका कम होता है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना वो कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एरो नीचे करने का मतलब है कम, सॉरी 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 उल्टा बोल रहा है, इसका वेवलेंथ बेटा कम नहीं ज्यादा होता है। इसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य जो होता है वो ज्यादा होता है, मीन्स ज्यादा दूरी से ये आसानी से दिखाई दे जाता है, ये मतलब है इसका, ज्यादा दूरी से ये आसानी से दिखाई दे जाता है। दूसरा रीजन, इसकी जो स्कैटरिंग होती है बेटा वो कम होती है, मीन्स ये कलर फैलता नहीं है ज्यादा, परकिरणन इसका कम होता है, स्कैटरिंग इसकी कम होती है, परकिरणन क्या होता है इसका कम होता है, ठीक है ना। अब ये स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है सुनिए। मान लीजिए यहाँ पर डेंजर है, अगर आप रेड कलर की जगह कोई और कलर यूज करते तो क्या होता है, यहाँ पर डेंजर है, बाकी कलर्स की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, मीन्स वो कलर ज्यादा फैलते हैं, तो वो कुछ फैलकर आपको इस तरीके से, डेंजर सिर्फ इतने एरिया में था, उसने फैलकर आपको इतने एरिया में डेंजर दिखा दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। पता चला कि यहीं जाना था यहीं डेंजर दिखा दिया जबकि वहां डेंजर नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा वो कलर यूज करते हैं बेटा जो फैलता नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। जहां पर डेंजर हो एग्जैक्टली वहीं पर डेंजर दिखाएगा, तो इन दो रीजंस की वजह से बनाया जाता है इन्हें रेड कलर का। और ये जो रेड कलर के जो सिग्नल्स होते हैं इसके अंदर गैस कौन सी यूज होती है, वो होती है नियोन, ठीक है, कल ही पढ़े हैं। हाँ, तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इसका प्रयोग, देखिए इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह, इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह और विज्ञापन के लिए, खतरों के चिन्ह और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है। इसका प्रयोग खतरों के चिन्ह और विज्ञापन के लिए, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों में किया जाता है, ठीक है। एक होती है बेटा डिस्चार्ज ट्यूब, ये होती है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब देखी है आप लोगों ने, विसर्जन ट्यूब देखी है, इस तरीके की होती है बेटा ये, कुछ आया याद, डिस्चार्ज ट्यूब देखी है, लैब में देखी होगी ना, मूर्खों लैब में होती नहीं है, ठीक है। दूसरा,
आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एनोड रेज बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम वहां पर देखा होगा, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब, लिखवाऊंगा अभी। तो जब डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज एनोड रेज की, तो उस टाइम पर इसमें कौन सी गैस का यूज किया गया था बेटा? नियोन का यूज किया गया था। एक होती है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, एक होती है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब देखिए, हिंदी में इसको फ्लोरोसेंट ही बोलते हैं। जो ट्यूबलाइट्स थी ना जो पहले, अब तो एलईडीज आ गई बेटा, अब तो एलईडीज आ गई, ठीक है ना। तो पहले जो यूज होती थी वो थी फ्लोरोसेंट ट्यूब। इस फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर बेटा दो गैस यूज होती थी, नियोन प्लस आर्गन। तो पेपर में अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो क्या आंसर दोगे? ए ऑप्शन नियोन, बी ऑप्शन आर्गन, क्या आंसर दोगे? ए, बी, मूर्खो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगर बोथ नहीं है तो फिर दोनों में से वो आंसर होगा जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो दोनों में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? दोनों में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? नियोन की नहीं मूर्खो, आर्गन की। किसकी ज्यादा होती है? आर्गन की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो बताइए इसको लिखवाता हूँ अभी, क्योंकि नोट की अब अपलोड होने ना तो प्रॉपर बनाते हैं। तो लिखोगे बेटा नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब, इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब, इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। इसका प्रयोग विसर्जन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है बेटा, इसमें याद रखोगे नियोन प्लस आर्गन दोनों होती हैं। नियोन प्लस आर्गन दोनों होती है, मात्रा किसकी ज्यादा होती है? आर्गन इज ग्रेटर देन नियोन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, एक होती है बीकेन्स लाइट, कहां लिखें, यहीं पर लिख लेते हैं। एक होती है बेटा बीकेन्स लाइट, बीकेन प्रकाश, बीकेन्स लाइट, बीकेन प्रकाश, ठीक है ना। एक होती है बीकेन्स लाइट, बीकेन प्रकाश, ठीक है ना। बीकेन्स लाइट देखी आप लोगों ने? देखी होगी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। मिनिस्टर की गाड़ी पर लाल बत्ती देखी है? मिनिस्टर की गाड़ी पर लाल बत्ती देखी है? देखी होगी। आप चाहते हो आपकी गाड़ी पर हो? हाँ सर चाहते हैं। मूर्खों, गाड़ी है खुद की, घर वालों की नहीं। तो क्या करोगे फिर? अब हाथ में लेके घूमोगे, कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आपकी बड़ी इच्छा है, एक तो आप बेरोजगार हो, बेरोजगारी दूर हो जाए और बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए, है ना। तो इसके लिए तो बेटा फिर एम्बुलेंस है, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, बत्ती वाली गाड़ी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो बीकेंस लाइट होती है इसके अंदर यूज किया जाता है नियोन का। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन बीकेंस लाइट। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में किया जाता है। इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में किया जाता है। इसका प्रयोग, अरे हमें कहाँ लाल बत्ती मिलेगी, हमारी इच्छा ही नहीं ठीक है। चलिए, इसका प्रयोग बीकेन प्रकाश में किया जाता है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया अंजलि जी। अब बात बताओ, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, कौन सी नोबल गैस है जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है? बताइए, कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है? बताइए। आर्गन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा आर्गन।
तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, सभी अक्रिय गैसों में से, सभी अक्रिय गैसों में से आर्गन गैस, सभी अक्रिय गैसों में से आर्गन गैस, सभी अक्रिय गैसों में से आर्गन गैस वायुमंडल में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। सभी अक्रिय गैसों में से आर्गन गैस वायुमंडल में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, अभी हमने अभी ये कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, कहां पर प्रेजेंट होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी थी। अरे बेटा मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनूंगा, मैं जो भी छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये होती है, ठीक है ना। और कहां पर होती है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है। ठीक है, चलिए लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, it is present in electric bulb and fluorescent tube, it is present in electric bulb and fluorescent tube। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। ठीक है, चलिए। एक होती है बेटा आपकी वेल्डिंग गैस, इट इज आल्सो नोन एज वेल्डिंग गैस, इसे वेल्डिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसे वेल्डिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसे वेल्डिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसे वेल्डिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखो वेल्डिंग गैस के बारे में, पहले जो थी बेटा, पहले होती थी, पहले जो वेल्डिंग गैस यूज करते थे ये थी एसिटिलीन। ठीक है ना, फॉर्मूला था C2H2। लेकिन अब जो होती है बेटा, अब जो है ऑक्सीजन प्लस आर्गन। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये ना हो तो आप ये आंसर लगाओगे। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा बड़ा, थैंक यू स्मृति जी। हाँ प्रताप लाइव है, और क्या। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बेटा, पीडीएफ तो आपको मिल रही है, कुछ चीजें नहीं लिख पाते हो तो कोई नहीं, बाद में लिख लेना। अब जब पीडीएफ देंगे तो टाइम तो इस तरीके से हम भी यूज करेंगे, आपको पीडीएफ चाहिए तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। देखो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, निम्न में से, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, which of the following substance can be used, can be used, can be used in fluorescent tube। निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग
फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है? ठीक है, निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है? नियोन, आर्गन, नियोन, आर्गन। नियोन प्लस सोडियम ऑक्साइड, आर्गन प्लस सोडियम ऑक्साइड, नियोन प्लस मरकरी वेपर। बेटा ये नाम है, नाम की हिंदी यही रहेगी, ठीक है ना? पारद वाष्प। बताइए बेटा क्या आंसर दोगे? बी। चलिए देखते हैं। पहले तो एक चीज देख लीजिए, नियोन और आर्गन में से किसकी मात्रा ज्यादा है? बेटा आर्गन की। तो यानी कि ये ना ये हो सकता, सॉरी ना ये हो सकता ना ये हो सकता। अब ये जो सोडियम होता है बेटा, इससे कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है ना इससे, आता है ना? मूर्खों कहाँ आता है? येलो आता है। तो ट्यूब के अंदर येलो कलर होता है? नहीं होता। अगर आपको येलो कलर दिखाई देता है तो अपनी आंखों का इलाज कराएं। ट्यूब के अंदर तो व्हाइट होता है, यानी कि इसका तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होगा तो येलो कलर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नोट करके कुछ पॉइंट लिखोगे। स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी आप लोगों ने बेटा, स्ट्रीट लाइट्स देखी है ना? बिल्कुल देखिए सर, काम तो कुछ है नहीं जिंदगी में, बेरोजगार है ना, गलियों में ही घूमते रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कौन सी स्ट्रीट लाइट्स की? जो येलो कलर की होंगी। तो पेपर में पूछा जाता है ये जो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स होती है, इसमें कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं? तो येलो कलर किससे आता है बेटा? सोडियम से आता है। तो इनके अंदर किसका यूज करेंगे हम? सोडियम के वेपर्स का। ठीक है, डी क्यों? क्योंकि बेटा आर्गन की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा, मरकरी से व्हाइट कलर आता है। सोडियम ऑक्साइड यूज करोगे तो इससे कैसा आएगा? सोडियम से कैसा आएगा? येलो आएगा। तो ट्यूब में येलो कलर नहीं होता। तो हिंदी में लिखोगे बेटा फर्स्ट पॉइंट, गलियों में रोशनी के लिए, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, इन स्ट्रीट लाइट्स ऑफ येलो कलर सोडियम वेपर्स आर यूज्ड। सोडियम वेपर्स आर यूज्ड। गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, गलियों में रोशनी के लिए जिन पीली लाइटों का प्रयोग किया जाता है, उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं। उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं। उनमें सोडियम वाष्प भरे होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते बेटा, कौन सी ट्यूब है जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जहरीला पदार्थ होता है? तो ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है बेटा, इसके अंदर मरकरी है। मरकरी कैसा होता है बेटा? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है, तो सेकंड लिखोगे। देखो, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब mercury is present, mercury is present, which is a
poisonous substance, which is a poisonous substance. फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा उपस्थित रहता है, पारा उपस्थित रहता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। पारा उपस्थित रहता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। पारा उपस्थित रहता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा क्रिप्टॉन। नेक्स्ट आएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन बड़े कमाल की गैस है बेटा, इसका एक ही यूज होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में। कहाँ यूज करते हैं? फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट में। देखो कैसे, फेसबुक आप लोग चलाते होगे, है ना, किसी ना किसी को सर्च करते रहते होगे, काश कोई मिल जाए, है ना, जैसे ही कोई मिला है मिली, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, फिर वेट करते हो कब वो एक्सेप्ट होगी। जिस दिन वो एक्सेप्ट होगी उस दिन खुशी इतनी होती है कि खाना भी नहीं खाते, उससे बातचीत करते ही रहते हो, फिर मिलने का प्रोग्राम बनाते हो, और जब मिलने जाते हो तो जैसे ही आप उसे देखते हो आप हो जाते हो बेहोश। क्यों? क्योंकि वहां आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, और जो फेसबुक पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता था। अब ये कैसे हुआ बेटा? क्रिप्टॉन गैस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ब्लैक को भी बना देती है बिल्कुल व्हाइट, इसीलिए डीपी पर ध्यान ना दे। किसका कमाल है? क्रिप्टॉन गैस का। ठीक है, चलिए एक ही यूज इसको लिखते हैं। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इसका प्रयोग, इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ इट इज यूज्ड इन द फ्लैशलाइट ऑफ इन द फ्लैशलाइट ऑफ फोटोग्राफी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की हाँ धोखा इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस which of the following gas which of the following gas can be used in the which of the following gas can be used in the flashlight of photography in the flashlight of photography। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है? निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग फोटोग्राफी की फ्लैशलाइट में किया जाता है? क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गोनेशन। हाँ जी बताइए। अरे नहीं बेटा, आज नहीं, अपन के पास टाइम ही कहाँ है। हाँ जी, क्या आंसर होगा? ए क्रिप्टॉन। लगा मत देना, आंसर है ऑप्शन बी जिनोन। बोलोगे ये कैसे हुआ सर? सुनिए कैसे हुआ। एक बात बताऊं, आप अपने पुराने फोटोग्राफ्स को देखो और अब वाले फोटोग्राफ्स को देखो, कौन से फोटोग्राफ्स बढ़िया आते हैं? अब वाले बढ़िया आते हैं ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वैसे फोटोग्राफ बढ़िया है। टाइम चेंज कुछ चेंज भी हुआ होगा,
बेटा पता लगा कि जिनोन की जो इंटेंसिटी होती है वो क्रिप्टॉन से भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। जिनोन की जो इंटेंसिटी होती है वो क्रिप्टॉन से भी ज्यादा होती है, तो इसलिए आंसर क्या लगाओगे, जिनोन। फिर बोलोगे सर ये क्रिप्टॉन क्यों पढ़ाया। बेटा अगर जिनोन ऑप्शन में नहीं होता तब आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन ये है, ये नहीं है तो ये, ठीक है। सर ज्यादा अब ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, हाँ क्रिप्टॉन गैस का कमाल है बेटा कुमार, ठीक है चलिए, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा सुनिए। अरे नहीं बेटा विशाल, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। देखो आप सुनो, अपने गुरुजी की सुनो। आपके गुरुजी ना शुरू से ही इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में हमेशा ही टॉप रो में रहे, ठीक है ना। कभी आलतू फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला। और आपको पता होगा जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं तो आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए, अब जो नोबल गैसेज होती हैं बेटा, ये रिएक्ट करती हैं, नहीं करती, लेकिन एक नोबल गैस है जो रिएक्ट करती है। तो वो कौन सी नोबल गैस है बेटा जो रिएक्ट करती है, वो है जिनोन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा जिनोन, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे जिनोन। अब जिनोन रिएक्ट क्यों करती है, इसका रीजन क्या है सुनिए। जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है बेटा, बॉन्ड बना रहा है, आबंध बना रहा है। क्या कर रहा है, हाँ कुंदन बेटा, ठीक है। चलिए, आज का क्लास करके मजा आया। आप साउथ के, अरे कहाँ से ना बेटा, हम कहाँ हीरो हीरो कुछ नहीं, हम कॉमन मैन। चलिए सुनिए, तो जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने का मतलब क्या है, वो बॉन्ड बनाता है बेटा। और बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। समझिए, अब एक एग्जांपल लेता हूँ। एक हमारे पास ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड। आपको पता लगाना है इन दोनों में से जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा तो बॉन्ड भी जल्दी देगा, ठीक है ना। और बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा, बॉन्ड जल्दी बना रहा है, इसका मतलब रिएक्शन आसानी से हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, इसका साइज छोटा है ना, ये होता है साइज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी। साइज छोटा होने की वजह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, बिल्कुल जैसे आप घर पे रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो तो पेरेंट्स बिल्कुल खींच के रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप मुखर्जी नगर आए या कहीं और चले गए तैयारी करने के लिए, वहां पर आप थोड़ा फ्री फील करते हो, ठीक है ना। अरे नहीं कुंदन बेटा, अपन क्या छोड़ो इन चीजों को, कहा अब उस टॉपिक से ऊपर आइए बेटा, एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर आइए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर है तो इनके बीच का जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका, इसका साइज बड़ा है ना, जिसका साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो बॉन्ड आसानी से बनेगा, बॉन्ड आसानी से बनेगा, चलो रिएक्शन आसानी से होगी, ठीक है ना। तो अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, अगर हम यहां तक बात करें तो जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो साइज होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो अगर जिनोन तक की बात करेंगे तो जिनोन तक जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिनोन का होगा। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से काफी दूर होगा, काफी दूर होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट आएगा जिसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। एक दिन में चलिए, अरे सुनो बेटा, मेरी तो एक ही क्लास है आज। अब मैं, अब आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, सुनिए, ठीक है। तो जिन्होंने का साइज ज्यादा तो हाँ हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि कोई भी आएगा निकाल लेगा, क्योंकि जिनोन बेटा स्टेबल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तो है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर भी तो होनी चाहिए। तो ये जो पावर है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हरामी ये दो है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन देखेगा ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से चार क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी नोबल गैस है जो बॉन्ड बनाती है, जिनोन। क्यों बनाती है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा होता है। किसके साथ बनाती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। इन्हीं के साथ क्यों बनाती है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल की वीडियो, पीरियोडिक टेबल करेंगे
तब आपको सिखाएंगे। पीरियोडिक टेबल आपको पता है कहाँ से करनी, सुन लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा। क्लास में जब वैसे बैचेज में होगी तो पीरियोडिक टेबल आपके 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो, तो इसलिए मैंने इसका एक सोल्यूशन कर रखा है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सभी को पता होगा। तो जैसे मेरी क्लास अभी कम हो रही है तो आप क्या करोगे, आपको ये टॉपिक कवर कर लेना पीरियोडिक टेबल वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है ना वो 2 पार्ट्स में पढ़ा रखी है। 12 घंटे पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखी है मैंने, पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 7 घंटे 37 मिनट का है, ये 3.5 घंटे का। तो दोनों पार्ट्स हैं। सभी लोगों से अगर अच्छे से करनी है तो ये यूट्यूब है, यहाँ से कर लेना, ठीक है। नहीं तो आपकी वीओडी में है, उसमें बेटा 2 या 3 घंटे में पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अरे नहीं बेटा, मैं जिम में नहीं जाता, ठीक है। तो जब इसमें पढ़ोगे तो बेटा मैंने इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़िया चीजें पढ़ा रखी है, ठीक है। यस 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 बेटा रोहित, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ अभी किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, बाद में मत बोलना। बोलोगे मैं बैच में करा दूंगा, लेकिन बैच में मेरे पास बेटा 2 से 3 घंटे में ही करा पाऊंगा, आपकी इच्छा। दोनों पढ़ लिए, गुड। सर 12 घंटे में तो कुछ चीजें पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, बिल्कुल बेटा। अच्छा 11 ही हुए, चलो कोई बात नहीं, मूर्ख हूँ। 11 घंटे हो गए, 11 पढ़ लो। देखो कहाँ पर ध्यान आप लोगों का, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। अब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा रेडॉन क्यों बॉन्ड नहीं बनाती। बेटा रेडॉन जो होती है ना एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। बेटा प्रियंका एक बात बताओ, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट में भी पढ़ो, लेंथ में भी पढ़ो। एक अच्छा बच्चा वही होता है जिसको बढ़िया कंटेंट कहीं से भी मिल जाए, बस उसको सोर्स पता चल जाए, वो कर ले, ठीक है ना। तो शॉर्ट में तो वीओडी में है ही, शॉर्ट में आपके बैच में जो वीओडी अपलोड है उसमें उसमें कर लेना, ठीक है। चलिए तो लिखोगे ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनोन, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ जिनोन, जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण, जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण, जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है, यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है, बिकॉज क्योंकि यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक और ऐसी पीरियोडिक टेबल पूरे यूट्यूब पर किसी टीचर ने नहीं पढ़ा रखी होगी। एक बार पढ़ना, एक कहते हैं ना फील, पीरियोडिक टेबल की फील चाहिए तो उससे पढ़ना। सर आप गजब पढ़ाते हो, कंटेंट दिमाग में चिपका देते हो, ठीक है। हाँ सीएलबी बेटा उतना लेकिन ये उतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना। है लेकिन उतना नहीं है, एक बेईमान है, करे कम बेईमान है, एक ज्यादा बेईमान है। तो क्लोरीन उतना नहीं है जितना फ्लोरीन है, ठीक है ना। अब देखो जिनोन जो होती है एकमात्र एक ऐसी गैस है, नोबल गैस है जो बॉन्ड बना रही है। तो जिनोन का जो बिहेवियर है बाकी नोबल गैसेस से अलग है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बेटा स्ट्रेंजर गैस। लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। इसे हिंदी में दोनों नाम लिखना है बेटा, स्ट्रेंजर भी और अजनबी भी। इसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, इसे स्ट्रेंजर
इसे स्ट्रेंजर या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। बेटा क्लास तो मेरी सारी ही एंटरटेनिंग होती है मेरी, वो एक अलग बात है। दोबारा लिखना, लिखो बेटा। जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण, अरे रोहित बेटा प्रीवियस पेपर उठा कर देखो तब आपको पता चलेगा। जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है। यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, अब लास्ट नोबल गैस आती है बेटा रेडोन। तो रेडोन एक रेडियो एक्टिव गैस है। इससे अगला चैप्टर रेडियो एक्टिविटी है, वही पढ़ना है। ठीक है ना, उसमें डिटेल में देखेंगे। तो लिखोगे इट इज ए रेडियो एक्टिव गैस, इट इज ए रेडियो एक्टिव गैस, इट इज ए रेडियो एक्टिव गैस। यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। हाँ बेटा शिवनंदन, यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। स्किन में कोई बीमारी होती है तो बेटा उसको बोलते हैं हम रेडियोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा। तो रेडियोथेरेपी में यूज होता है बेटा रेडोन का। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है बेटा नोबल गैसेस की। सर आपको जो पढ़ाते हैं, मैंने सर आपके पीरियोडिक टेबल की 1 आवर क्लास ली है। सर आप थैंक यू सो मच, इतना अच्छा पढ़ा मुझे। थैंक यू बेटा मोहित, वेलकम। ठीक है, अब इनका नोट करके एक पॉइंट देखोगे। नेचर में इनका कौन सी गैस, इनमें से क्या ऑर्डर रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में बढ़ता क्रम, वायुमंडल में बढ़ता क्रम, वायुमंडल में बढ़ता क्रम। ठीक है, देखिए जिनोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस ऑर्डर में मिलती है बेटा ये। ठीक है ना, तो ये था नोबल गैसेस, नोट करके डन लिखिए। अब पढ़ते हैं बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव। ठीक है, देखिए समझिए बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, यह है एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, यह है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल।
और ये है बेटा सन। ठीक है, और ये है अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। हालांकि मुझे ऐसे बनानी चाहिए थी क्योंकि पृथ्वी गोल है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, अब सन से जो रेज आती है, अब सन से जो रेज आती है बेटा, पहले इसका थोड़ा सा डिजाइन बना ले, लगना तो चाहिए ना सन है। ठीक है, अब सन से जो रेज आती है बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स, छोटी तरंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, अल्ट्रावायलेट भी होती है और इंफ्रारेड भी, इंफ्रारेड प्लस अल्ट्रावायलेट। इन दोनों में से बेटा जो वेवलेंथ ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट से, पराबैंगनी किरणों से। तो होता क्या है, ये यहां से टकरा कर ये यहां से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा हम, लॉन्ग वेव्स, लंबी तरंगे। ठीक है ना, ये कौन सी होती हैं, ये इंफ्रारेड ही होती हैं, ध्यान रखना। अब इस एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं बेटा, इस एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज हैं। वो कुछ ऐसी गैसेज हैं बेटा जो इन शॉर्ट वेव्स को तो आने देती हैं, लेकिन इन लॉन्ग वेव्स को यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर ये लॉन्ग वेव्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई तो बेटा यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी वेव से होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, लॉन्ग वेव्स, या बोलोगे सर इंफ्रारेड। ठीक है, सर मैं कैसे डरता था, पर आज तक जितना आपने पढ़ा है सब समझ आ रहा हूँ, थैंक यू। ओगोनेशन बेटा एक आर्टिफिशियल नोबल गैस है, ठीक है ना, उसका भी कोई यूज स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखोगे बेटा, द राइजिंग ऑफ द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर the rising of temperature the rising of temperature of earth atmosphere the rising of temperature of earth atmosphere the rising of temperature of earth atmosphere is due to the is due to the is due to the absorption of is due to the absorption of is due to the absorption of long waves is due to the absorption of long waves is known as is known as is known as greenhouse effect is known as greenhouse effect। हिंदी में लिखो बेटा, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बेटा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और बताइए मेरी केमिस्ट्री का। ओके बेटा, विटामिन डी कैसे मिलता है बेटा, बायोलॉजी का टॉपिक है, लिखोगे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों की लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, जिसे हरित प्रभाव कहा जाता जिसे हरित प्रभाव कहा जाता है। डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये, ग्रीन हाउस गैसेज किसे बोलते हैं, जल्दी बताइए, ग्रीन हाउस गैसेज किसे बोलते हैं।
अब बच्चा कह रहा है सर स्कूल में इससे पढ़ा देते ना, तो आज हमारे ये सोचते हैं बेटा वो पढ़ा तो देते लेकिन आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका भी तो ध्यान कहीं और रहता है। चलिए बेटा एग्जाम्पल नहीं, CO2 वाटर वेपर ये सब एग्जाम्पल है। मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, आप बोलते हो सर हम सुबह उठते हैं कैरोल की क्लास लेते हैं शाम तक, रात को इतनी हालत नहीं होती, मस्त माहौल बनाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर इस तरीके नाम पूछा तो नाम बताओगे ना। मैंने डेफिनेशन पूछा, सुनिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने डिफाइन किया, मैंने क्या कहा, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो शॉर्ट वेव्स को जाने देती हैं और लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो गैस लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करती है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे ग्रीन हाउस गैसेस। देखो दोज गैसेस which absorb those gases which absorb, ऐसे लिखो, those gases short waves which passes short waves those gases which passes short waves but absorb but absorb but absorb long waves, those gases which passes short waves but absorb long waves are known as ग्रीन हाउस गैसेस। हिंदी में लिखोगे बेटा, वह गैस वह गैस जो लंबी तरंगों को जाने देती, सॉरी, जो छोटी तरंगों को जाने देती है, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, इंफ्रारेड, IR का मतलब इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु परंतु लंबी तरंगों को परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। चलिए अब कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेस बेटा, इनके बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ये कितनी होती है बेटा, चार, नहीं मूर्खो, छह। वाटर वेपर, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है बेटा मीथेन, फोर्थ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा लाफिंग गैस, हास्य गैस। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक गैस, बेहोश करने वाली गैस, एनेस्थेटिक गैस, बेहोश करने वाली गैस, ओजोन, CFC, इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, नोट करके डन ले गया। नहीं नहीं, अभी टाइम है, अभी 8 मिनट है, अभी क्वेश्चन कराना मुझे, ये टॉपिक कंप्लीट कराना, 2 क्वेश्चन कराने हैं। बेटा राहुल, कुछ नीचे आ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं, कुछ कुछ क्रॉस कर जाते हैं। फेयरवेल पे पहले अभिषेक सर अच्छे लगते थे, लेकिन आप दिल जीत लिए हैं गुरुजी, आप रोज क्लास लीजिए ना प्लीज। अरे बेटा मेरा सिलेबस इतना नहीं है, मैं दूसरी बात बेटा बहुत बिजी शेड्यूल होता है मेरा। सीएफसी और केएफसी में क्या अंतर है? केएफसी कौन सा? चिकन वाला? किसने कहा? अच्छा, ओजोन लेयर होती है असल, आपको आपने लेयर सुनी है, गैस नहीं सुनी ना, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो बेटा पेपर में 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है, तो आंसर बता दोगे ना? बता दोगे ना? पक्का ना? पक्का लिखो, क्वेश्चन लिखो, चलो। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन लिखोगे बेटा? सीएफसी, ऑक्सीजन, फिर लिखोगे आप ओजोन, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। बताइए, आंसर दीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन और लिख लीजिए, निम्न में से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स, निम्न में से कौन सी गैस, निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है? निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है? निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है? सेम ऑप्शन। पहले का आंसर बताइए बेटा। बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ओवर। किसी ने कहा नाइट्रोजन, किसी ने कहा ऑक्सीजन। मेरी बात सुनिए बेटा, देखिए, ऑक्सीजन बोलने का मतलब होता है O2 और नाइट्रोजन बोलने का मतलब है N2। तो एक बात बताओ, मैंने आपको ये ग्रीन हाउस गैस लिखवाई, कहीं इसमें आपको O2 दिख रहा है? ये मत बोलना सर ये रहा O2, बेटा ये CO2 है, O2 नहीं है। सुनो मेरी बात, जैसे कार्बन और O2 इन्होंने मिलकर CO2 बना दिया ना। अब ये CO2 डिफरेंट है, इसके अंदर बेटा ना तो कार्बन की प्रॉपर्टीज होंगी और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होंगी। इसके अंदर ना तो कार्बन की प्रॉपर्टीज होंगी ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होंगी, एक नई चीज बन गई, ठीक है ना। तो सुनिए, अब ना तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है, ना ही आपकी नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है, दोनों ही आंसर है ना। नहीं, अब पेपर में ऑप्शन टिक करना है, तो हम क्या करते, कभी भी पेपर में 2 आंसर हो तो वो आंसर टिक करेंगे बेटा जो ज्यादा सही होगा। कौन सा टिक करेंगे? जो ज्यादा सही होगा। ज्यादा सही, अब यहां तो कोई क्राइटेरिया बचा ही नहीं, तो जब कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा ज्यादा सही है, उस केस में क्या होगा, जो पहले ऑप्शन में आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर नाइट्रोजन पहले आ जाता तो आंसर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन पहले आ जाता तो ऑक्सीजन। अब यहां पर बात करें, इस केस में आंसर क्या होगा? इस केस में आंसर क्या होगा? सेकंड का बी है। अरे मूर्खो,
उसने पूछा है कि कौन सी गैस है जो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है वो आपसे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, बताइए क्या आंसर दोगे। अच्छा कुंदन बेटा, ये कौन लॉजिक हुआ, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, पता चल जाएगा। हर बार यही नहीं कि नॉलेज ही काम करती, स्मार्टनेस भी आनी चाहिए। बेटा देखो, सीएफसी भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो आंसर क्या होगा, जो पहले आएगा, नहीं मूर्खो, मैंने ये कहा है, ये तब लगाना है जब आप ये डिसाइड ना कर पाओ कि कौन सा ज्यादा सही है। तो ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ध्यान रखना, ये घटते क्रम में है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर समझते होगे, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, सबसे कम ये। तो दो ऑप्शन आपके पास, ओजोन भी है, सीएफसी है। ओजोन और सीएफसी में से किसकी मात्रा ज्यादा है बेटा, ओजोन की ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओजोन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओजोन। केमिस्ट्री के अलावा बेटा मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, छोड़ो यार मेरे सब्जेक्ट छोड़ो, मैं तो बहुत सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मैं कम पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको जरूर लिख लेना बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, इसको आप जरूर लिख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा लास्ट में क्या है, दोनों ही हमारे आंसर हैं, ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो अब हमें डिसाइड करना ना कौन सा ज्यादा सही है बेटा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो ज्यादा सही होगा, वो ज्यादा लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो होपफुली क्लास अच्छी रही होगी आज की। कोई ऐसा किसी को दिक्कत हो तो बताइए, फिर क्लास को एंड करते हैं। बेटा हर टीचर का अपना तरीका होता है स्मृति, मैं क्या बताऊं बेटा उनके बारे में। नहीं कल नहीं होगी मेरी क्लास, सैटरडे को होगी बेटा, मॉर्निंग में। स्लाइड आपके अपलोड हो जाएंगे, स्लाइड सारी देख लेना वहीं पर। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया है क्लास। डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा ये गैसेस का, कौन सी ग्रीन हाउस, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, वाटर वेपर, जल वाष्प। ठीक है बेटा, एग्जाम में मैं, क्लास में मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आप गलत करोगे थ्योरी के बाद, जो थ्योरी के बाद आप गलत नहीं करोगे वो क्वेश्चन मैं कराता नहीं, वो प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा फिर सैटरडे को, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगी, बाकी देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।